हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे निदर्शन पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निदर्शन पद्धति क्या होती है। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं। पहला है संगणना विधि और दूसरा है निदर्शन विधि। संगणना विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र अर्थात संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। हमारे देश में प्रति वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन का दूसरा तरीका यह है कि समग्र में से कुछ इकाइयों का प्रतिनिधित्व के रूप में चुन लिया जाता है और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे निदर्शन विधि कहा जाता है। आइए जानते हैं संगणना विधि के बारे में। संगणना पद्धति अध्ययन की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र अथवा क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन कर सूचनाएं संकलित की जाती है। अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के प्रारंभिक वर्षों में संगणना पद्धति द्वारा ही अध्ययन किया जाता था। आज भी जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है वहां संगणना विधि का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। संगणना विधि का उपयोग ऐसे अनुसंधान के लिए किया जाता है जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनमें विविध गुणों वाली इकाइयां हों, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो, जहां परिशुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो, जहां अनुसंधानकर्ता के समय साधन पर्याप्त हो। संगणना विधि के कुछ ऐसे गुण भी पाए जाते हैं। आइए जानते हैं। संगणना अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्य एवं सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और परिशुद्ध होती हैं क्योंकि इसमें क्षेत्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि में प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। फलस्वरूप समस्या से संबंधित कोई भी पक्ष छूटता नहीं है। जब क्षेत्र की इकाइयों में अनेक विविधताएं एवं विभिन्नताएं हो तब संगणना पद्धति का अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि की सीमाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विशाल क्षेत्र होता है। दूसरा है यह बहुत खर्चीली विधि है। तीसरा है अधिक समय की आवश्यकता होती है। चौथा है व्यापक संगठन एवं श्रम की आवश्यकता होती है। और पांचवा है अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य भी उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अब हम जानेंगे निदर्शन पद्धति। अभी तक हम जान रहे थे कि संगणना पद्धति क्या होती है। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया है। निदर्शन का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। गृहिणियां चावल पके हैं या नहीं यह जानने के लिए कुछ चावलों का परीक्षण करके देखती हैं। इसी प्रकार से बाजार से गेहूं, चावल एवं दाल आदि खरीदते समय भी बोरियों में से मुट्ठी भर दाने लेकर उनकी जांच करती हैं अथवा आम खरीदते समय टोकरी में से आम चखकर सभी आमों के बारे में निर्णय लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में भी निदर्शन का प्रयोग करते हैं। निदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम बाउले ने किया था। आइए जानते हैं कि निदर्शन के आधार क्या है। समग्र की सजातीयता पाई जाती है।
प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना पाई जाती है और उचित परिशुद्धता पाई जाती है। देखा जाए तो एक श्रेष्ठ निदर्शन की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। आइए जानते हैं कि वो क्या विशेषताएं हैं। पहला, अगर हम बात करें तो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह से एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम विशेषता यह होती है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। पर्याप्त आकार होता है। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो। निदर्शन में जितनी अधिक इकाइयां होगी, परिणामों में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना भी रहेगी। तीसरा है निष्पक्षता। एक श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव से स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा है साधनों के अनुरूप होना चाहिए। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन वह है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप हो। पांचवा है उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। एक श्रेष्ठ निदर्शन वह होता है जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित होना चाहिए। व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। समग्र की सभी इकाइयां चुनने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक श्रेष्ठ निदर्शन की आवश्यक विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। आइए जानते हैं कि निदर्शन के प्रकार क्या हैं। पहला है दैव निदर्शन। दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पे संभावना की प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। दैव निदर्शन के चुनने की कुछ प्रविधियां पाई जाती हैं। पहला है लॉटरी विधि द्वारा, दूसरा है कार्ड या टिकट प्रणाली द्वारा, तीसरा है टिपेट विधि द्वारा, चौथा है ग्रिड प्रणाली द्वारा और पांचवा है नियमित अंकन प्रणाली द्वारा, छठा है अनियमित अंकन प्रणाली के द्वारा। इस प्रकार से दैव निदर्शन को चुनने के कुछ प्रकार पाए जाते हैं। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य की प्रधान होता है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। तीसरा है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन। वह विधि दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभों को एक साथ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम समग्र को विचारपूर्वक कई सजातीय वर्गों में विभाजित किया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से निश्चित संख्या में दैव निदर्शन विधि से इकाइयों का चुनाव किया जाता है। स्तरित निदर्शन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आनुपातिक स्तरित निदर्शन, दूसरा है असमानुपातिक स्तरित निदर्शन और तीसरा है भार युक्त स्तरित निदर्शन। फिर आता है बहुस्तरित निदर्शन। इस विधि का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है। इसे बहुस्तरित निदर्शन कहा जाता है। पहला है
संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाएगा। दूसरा है, प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ गृह समूहों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया जाए। तीसरा है, प्रत्येक गृह समूह में से कुछ परिवारों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया जाए। और चौथा है, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को अध्ययन के लिए चुना जाए। निदर्शन चुनते वक्त कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो आइए जानते हैं उन समस्याओं के बारे में। निदर्शन के आकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, समग्र की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, वर्गों की संख्या घट बढ़ जाती है, अध्ययन की प्रकृति भी, अध्ययन के लिए बड़ा निदर्शन लिया जाता है, उपलब्ध साधन होते हैं, परिशुद्धता की मात्रा पाई जाती है, अध्ययन प्रणाली में प्रश्नावली का बहुत महत्व होता है, निदर्शन के आकार में कुछ परिवर्तन होता है, कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि चुनने की जो समस्या होती है वो क्रिएट हो जाती है। इकाइयों का वितरण पाया जाता है। आइए जानते हैं कि निदर्शन की कुछ विश्वसनीयता की परख भी होनी चाहिए, क्योंकि निदर्शन करते वक्त जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको एक निदर्शन की विश्वसनीयता की परख भी होनी चाहिए। हम बात करते हैं समांतर निदर्शन की। दूसरा है समग्र से तुलना। तीसरा है निदर्शन का निदर्शन। चौथा है महत्व परीक्षण। पांचवा है अध्ययन परिणामों की तुलना। और छठा है सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति। इस प्रकार से निदर्शन पद्धति और उसके प्रकारों की व्याख्या की जाती है।